नमस्कार दोस्तों, डायबिटीज़ डेवलप होने की 6 स्टेज की कड़ी में हम आज आपको तीसरी स्टेज के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पीछे के वीडियो में आपको बताया कि हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होता है, हाइपर इंसुलिनिमिया किस तरह से डेवलप होती है। अब इसके बाद आती है तीसरी स्टेज, जिसे हम रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया यानी हमारे बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको ये बात समझ में आएगी कि ये बंदा तो अभी डायबिटीज़ की बात बता रहा था, क्योंकि जब भी हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हाई ब्लड शुगर की बात आती है, तो यहाँ पे लो ब्लड शुगर कहाँ से आ गया। तो दोस्तों, तीसरी स्टेज हमारे बॉडी में शुरू होती है लो ब्लड शुगर लेवल से, यानी जिसे हम रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। और ये रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर लेवल ये क्या होता है, इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। और यहाँ भी बात वहीं से शुरू होती है, इंसुलिन और ग्लूकोज से। आप देखेंगे कि जब आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होते ही ये बात समझ में आ जाती है कि अब हमारे बॉडी में जो नॉर्मल इंसुलिन का लेवल रहता है उसकी जगह पैंक्रियाज को ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है, तब जा करके हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को मेंटेन कर पाती है। अब देखेंगे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगा, अब बॉडी में इंसुलिन का लेवल भी बढ़ने लगा। इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगा मतलब हाइपर इंसुलिनिमिया होने लगी बॉडी में। तो पीछे की जो 2 स्टेज डेवलप होती है, वो स्टेज डेवलप होने में कई साल निकल जाते हैं। शुरुआत में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, बाद में हाइपर इंसुलिनिमिया। अब यहाँ पर बात समझने की, जब हाइपर इंसुलिनिमिया हो गई मतलब बॉडी में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा रहने लगा। मतलब पहले 10 इंसुलिन ग्लूकोज को यूज कर लेता था, अब 50 इंसुलिन उस ग्लूकोज को यूज करता है। मतलब उतने ही ग्लूकोज के लिए अब इंसुलिन ज़्यादा रहता है ब्लड में। जब ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा रहने लगता है, उस कंडीशन में जब हम फूड का इंटेक करते हैं, क्योंकि इंटेक के बारे में तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं रहती है, और हमारा फूड का इंटेक कंटिन्यू वैसे ही कंटिन्यू और कांस्टेंट चालू रहता है। और उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जैसे ही ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाता है, ब्लड में जाता है, उस समय वापस ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई ग्लूकोज का लेवल यहाँ बढ़ चुका है, ज़्यादा आ गया है, ये बंदे ने 200 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम कुछ भी ग्लूकोज खा लिया है। उस कंडीशन में होता क्या कि वापस ब्रेन पैंक्रियाज को सिग्नल भेजता है, और पैंक्रियाज वहाँ ऑलरेडी ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा है। हाइपर इंसुलिनिमिया के स्टेज में आप आ चुके हो, ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हमें अब इंसुलिन की रिक्वायरमेंट और है, क्योंकि वो जो प्रेजेंट टाइम में इंसुलिन है वो काम नहीं कर पा रहा है, सेल हमारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। उस कंडीशन में पैंक्रियाज झुझला करके और ज़्यादा इंसुलिन बनाता है। वो ज़्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन यानी ब्लड में रिलीज कर देता है ज़्यादा इंसुलिन। वो बढ़ी हुई इंसुलिन ब्लड में आती है, और जो कुछ भी शुगर रहता है ब्लड के अंदर, उस पूरे शुगर को सेल में ज़बरदस्ती डाल देती है। जब सेल में ज़बरदस्ती डाल दिया तो ब्लड में शुगर का लेवल नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि जब कभी हम किसी डॉक्टर के पास किसी कारणवश किसी वजह से कुछ चेकअप कराने गए, और उस समय जब डॉक्टर ने किसी वजह से हमारा ब्लड टेस्ट कराया, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर हमारा 85 अगर है, और पीपी अगर हम जब चेक करते हैं, पीपी यानी खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला ब्लड शुगर, तो वो भी 85 या 90 के आसपास रहता है, या कभी कभी वो और भी 80 आ जाता है। या फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 100 रह रहा है, वो ब्लड शुगर पीपी जब चेक करेंगे तो वहाँ पर वो 95 देखने को मिलेगा या 105 देखने को मिलेगा। मतलब वेरिएशन ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। उस समय वो डॉक्टर आपको सलाह देता है, क्योंकि उनको भी शायद इस बात का नॉलेज नहीं रहता है, और वो डॉक्टर आपको यही सलाह देते हैं कि आपके बॉडी में यानी खाना खाने के बाद भी आपका ब्लड शुगर लेवल कम रहता है, फिर तो कुछ गड़बड़ है। आपके बॉडी में शुगर लेवल कम रहता है, यानी आपको शुगर ज़्यादा खाना चाहिए। आप शक्कर खा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़िया है, मतलब हमें शुगर नहीं है, हमें डायबिटीज़ नहीं है। इस तरह की जानकारी हमें दी जाती है, और उस समय हमें बड़ा अच्छा लगता है, वाह मेरा तो शुगर लेवल कम है, ब्लड शुगर एकदम मेंटेन है, हमारे बॉडी में सब कुछ अच्छे चल रहा है। लेकिन ये डायबिटीज़ की तीसरी स्टेज में आप जा चुके हैं, जहाँ पर हम रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया बोल सकते हैं। मतलब खाना खाने के बाद भी शुगर लेवल कम। अब जब खाना खाने के बाद भी ब्लड में शुगर का लेवल कम रहने लगेगा,
तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हर कोई यही समझेगा कि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर भी बॉडी को जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। इस बात को आपको समझना है। हमारे बॉडी में यानी जो पैंक्रियाज है ये जबरदस्ती काम कर रहा है, जबरदस्ती ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहा है और वो रिलीज करके ग्लूकोज को यूज में ला देता है। और यहाँ पर भी हमारे शरीर में कुछ बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। कुछ भी ऐसे साइन और सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं कि जिससे कोई ये प्रिडिक्ट कर सके कि कल इनको डायबिटीज होने वाली है या हो सकती है, जब तक कि उसको ये नॉलेज न हो। तो इस स्टेज में आने के बाद कुछ साइन और सिम्टम्स तो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो हम उस नज़रिए से नहीं देखते हैं और वहीं पर हम भूल कर जाते हैं। और तब इस तीसरी स्टेज में हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स देखने को मिलता है जो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, और वो सिम्टम्स है, साइन और सिम्टम्स है एंग्री व्हेन हंग्री। मतलब उस पेशेंट को, उस मरीज को, उस आदमी को खाना खाने की क्रेविंग इतना बढ़ जाती है कि अगर उसे भूख लग गई और टाइम पे खाना नहीं मिलता है तो वो इतना क्रोधित हो जाता है, वो इतना गुस्से में आ जाता है, उसको चिड़चिड़ापन महसूस होता है। और जैसे उसे खाना मिलता है और खाना खाने के बाद उसको एक फील गुड का मतलब फीलिंग आती है, उसको बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर उस कंडीशन में वापस जैसे इनटेक हुआ इंसुलिन वापस आता है और उसको सेल्स में डिपॉजिट करता है, और ये प्रक्रिया चलते रहती है। तो उस समय उस पेशेंट को, उस मरीज को खाने में आनंद आने लगता है। उसको लगता है कि आज क्या खाना है, कहाँ क्या मिल रहा है, किस तरह से है। तो ये सब मतलब थॉट्स उसके दिमाग में भी आने लगते हैं और बार बार खाने की क्रेविंग देखने को मिलती है और वो हमेशा खाते भी रहता है। और साथ साथ में आप देखेंगे आप कि जब वो ज़्यादा खाने लगा, फूड का इंटेक और बढ़ गया, तो अब वो और ओबेज होते जा रहा है। उसका पेट भी आप देखेंगे धीरे धीरे बाहर आने लगेगा, फुटबॉल के जैसा उसका पेट बाहर आ जाएगा। लेकिन उस समय भी हम या वो मरीज ये नहीं समझ पाता है कि हमारे बॉडी में बीमारियां पैदा हो रही हैं। ये किसी न किसी बीमारियों के स्टेज में हम अभी आगे अग्रसर होते जा रहे हैं। ये कल किसी न किसी बीमारी के रूप में हमारे पास आने वाला है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं होती है। और हम बॉडी को ज़बरदस्ती काम पर लगा कर रखते हैं और वही बॉडी हमारी ज़बरदस्ती काम करती है, और इस तरह से ये प्रक्रिया भी कुछ साल तक चलते रहती है और तब हम धीरे धीरे पहुंचते हैं चौथी स्टेज में। और इस अगली स्टेज को समझने के लिए दोस्तों आपको हमारा अगला वीडियो देखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होगा। तो इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन भी मिले, और साथ में हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को भी ये वीडियो कुछ फ़ायदेमंद हो सके। धन्यवाद दोस्तों।